बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। उसको इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें यूँ तो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर गिवन है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ ब्रोंकाइटिस। इसके नाम से ही अगर हम देखें तो इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। ब्रोंकाइटिस वर्ड की जो सेंस आ रही है दैट इज़ फ्रॉम ब्रोंकाई। सो एक्चुअली ब्रोंकाइटिस डिजीज़ है या डिसऑर्डर है ब्रोंकाई का या ब्रोंकस का। सो हम इसको देखें तो इट इज़ एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई का मतलब क्या है कि जो ब्रोंकाई हैं वो सूज जाते हैं या कोई स्वेल्विंग हो जाती है। ये जो सूजना या स्वेल्विंग होने की वजह से जो उधर के सेल्स होते हैं ब्रोंकाई के, वो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं तो जो एयर पैसेज वे है ख़ासकर ब्रोंकाई वाली रीजन से, वो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट जो भी इंसान है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अब अगर हम किसी भी बेटा जब भी हम किसी डिज़ीज़ को स्टडी करते हैं या जब पेपर में लिखते हैं याद करते हैं तो उसको हमने 3 कैटेगरीज या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले वो बीमारी है क्या, जैसे मैंने बताया ब्रोंकाइटिस इज़ दी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। एंड सेकेंडली यू हैव टू नो अबाउट द कॉज ऑफ दैट डिज़ीज़। सो कॉजेज़ आपने याद करने। थर्डली यू शुड नो अबाउट द सिम्टम्स कि उसकी ज़ाहरी शक्ल क्या है, उस बीमारी में क्या ज़ाहरी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो अगर हम ब्रोंकाइटिस को देखें तो ब्रोंकाइटिस की आगे टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। There are 2 types of bronchitis. One is acute bronchitis and another one is chronic bronchitis. ये दोनों जो इसकी टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी है, कितनी सिवियर हैं। अगर हम एक्यूट की बात करें तो ये कुछ हफ्ते के लिए होती है, 1-2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। और क्रोनिक जो है इट कैन लास्ट फॉर 2 to 3 months, जो कि 3 से 4 महीने लग सकते हैं जो भी पेशेंट है उसको रिकवर करने में। तो अगर हम इनकी कॉजेज़ देखें ब्रोंकाइटिस की, सो व्हाट आर द कॉजेज़। ब्रोंकाइटिस की मल्टीपल कॉजेज़ हैं जिसके अंदर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। थर्डली इसके अंदर जो है इसके अंदर स्मोक भी हो सकता है जो कि इरिटेंट्स में आता है। सो दीज आर द 3 मेजर कॉजेज़ ऑफ ब्रोंकाइटिस। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और स्मोक हो सकता है। अच्छा, जब भी इन्फेक्शन होता है तो फिर होता क्या, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि जो हमारा ट्रैकिया है या ब्रोंकाई है दैट इज़ लाइन विद सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम्स। मतलब जो इनकी लाइनिंग है, एपिथेलियम है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इनकी सेल्स की, वो सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम्स हैं। और वो जो म्यूकस एपिथेलियम सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। और जब म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो पैथोजन को रिमूव कर सकें, तो जब ब्रोंकाइटिस होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है जिससे जो नैरो डाउन हो जाती है ब्रोंकस, और उसमें से जो एयर पैसेज वे है उसको जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर हम देखें लेट्स सपोज ये मैंने एक डायसेक्शन दी है, ये एक नॉर्मल पर्सन की एयर पैसेज वे है, ये उसकी देखिए वॉल है ब्रोंकाइटिस की, और इसके अंदर जो इसका ल्यूमेन है, जो इसकी इंटरनल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इतनी उसकी विड्थ है। दिस इज़ नॉर्मल ब्रोंकाई या ब्रोंकस। और अगर एक डिजीज़ पर्सन की देखें तो डिजीज़ पर्सन के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो म्यूकस जब इकट्ठा होता रहता है तो इसकी जो एयर पैसेज वे है बहुत ज़्यादा नैरो डाउन हो जाता है, जिससे जो पेशेंट है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। सो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो सिम्टम्स हैं देयर आर मैनी सिम्टम्स। उसमें अगर हम पहला सिम्टम देखें तो डेफिनेटली कफिंग होगी, जो कि कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसमें कफिंग लाजमी होती है। कफिंग होगी उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सेकेंडली इसको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा, मतलब जो सांस लेने में दुश्वारी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रीदिंग में जो सांस लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा मसला होगा।
इसके साथ साथ तीसरा जो सिम्टम्स है वो है विजिंग, बहुत ज़्यादा सांस लेते हुए सांस उखड़ना और आवाज़ आना, इसको हम विजिंग कहते हैं। इसके अलावा फीवर चौथा काज है, बुखार होगा। पांचवा जो काज है वो है चिल्स, ठंड लगना, और ये इसके जो हैं वो सिम्टम्स हैं। तो आपने बेटा इसको याद भी ऐसे ही करना है। ब्रोंकाइटिस को आप पता होना चाहिए, दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, देन टाइप्स, उसके बाद कॉजेज एंड सिम्टम्स, और साथ अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये बना दीजिएगा। जो सेकंड डिसऑर्डर गिवन है आपकी बुक के ऊपर, दैट इज़ एम्फीज़मा। एम्फीज़मा जो है दैट इज़ डिफाइंड एज डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं दैट इज़ डिस्ट्रॉयड, और वो मतलब ब्रेक हो जाती हैं, और एज अ रिजल्ट सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें, एम्फीज़मा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। अगर हम इसको देखें, अगर हम एक नॉर्मल और डिजीज़ पर्सन के एल्वियोलाई को कंपेयर करें, लेट्स सपोज ये एक नॉर्मल पर्सन की एल्वियोलाई है, ये एक नॉर्मल पर्सन की एल्वियोलाई है। अगर इसमें आप देखें तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, जो एयर आएगी वो यहाँ पे भी इंटर होगी, ये भी सरफेस एरिया है, यहाँ भी सरफेस एरिया है, जो बीच में हर एल्वियोलाई की अपनी वॉल मौजूद है। ये देखें यहाँ पे हर एल्वियोलाई की अपनी वॉल मौजूद है। इसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, बहुत ईजीली होगा। तो ये क्या है, नॉर्मल एल्वियोलाई। अगर हम एक एम्फीज़मा, जिस पर्सन को एम्फीज़मा हुआ है, जिसकी वॉल्स ब्रेक हो गई हैं, उसको अगर हम देखें, इसके देखें यहाँ पर एक डिजीज़ पर्सन की एल्वियोलाई मैंने शो की है, और आप इसमें देखें जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो गया, यहाँ से सरफेस एरिया बहुत कम हो गया। अब जब यहाँ से सरफेस एरिया कम हो गया है तो जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ, डिस्ट्रॉयड एल्वियोलाई। एम्फीज़मा में डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई, पर्सन लॉस अबाउट 30 to 60% ऑफ एल्वियोलाई। अगर मज़ीद हम इस डिज़ीज़ को लिखना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, सरफेस एरिया रिड्यूस। अब अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो जो इसकी मेन जो कॉज है वो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, लेकिन एंड पे लिखी हुई है, स्मोकिंग वाली जगह पे लिखी हुई है। स्मोकिंग इज़ द मेजर कॉज। अब स्मोकिंग लाजमी नहीं है कि जो एक्टिव स्मोकर है उसी को ही एम्फीज़मा हो, पैसिव स्मोकर को, जो कि खुद एक्टिवली या आप कह लें कि डायरेक्टली स्मोकिंग नहीं करता, जो बंदा खुद से सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जो एनवायरनमेंट में मूव करता है या उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग सिगरेट पीते हैं, तो जब वो उनके पास बैठता है तो वो स्मोक को इनटेक करता है, इनहेल करता है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा फिर इन्फेक्ट हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि वो उसको जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एल्वियोलाई, और फिर ये रिकवर नहीं होती। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एम्फीज़मा का, कि जिसको एक दफ़ा एम्फीज़मा हो जाता है वो पूरी ज़िंदगी फिर उसके साथ रहता है, और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जब भी कोई स्मोक वगैरह या कोई ऐसी चीज़ वो इनहेल करता है तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। तो डेफिनेटली अगर हम इसके सिम्टम्स लिखें तो जो सिम्टम्स हैं दैट आर वेरी सिंपल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मसला होगा। सेकेंडली एक इसमें बात लिखी हुई है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। इससे होगा क्या कि ऐसे बंदे को बार बार जो है वो लंग इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ है तो इजीली वो इन्फेक्ट हो जाता है। ये पहला कॉज है, ये दूसरा है। तीसरा कॉज जो है इसका दैट इज़ वेट लॉस, जो बंदा है बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा। और चौथा जो इसका कॉज है दैट इज़ फैटीग, बंदा बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेगा। जो भी पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन उसकी बॉडी को कम मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो थकावट तो महसूस करेगा ही। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज़ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आपको पता ही है एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो आजकल बहुत ज़्यादा आम हुई है, जैसे कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस की वजह से न्यूमोनिया ही होता है पेशेंट को, और वो उसकी डेथ होती है। न्यूमोनिया हम कहते किसको हैं, न्यूमोनिया हम कहते हैं कि जब लंग्स के अंदर फ्लूइड फिल हो जाए और जो एल्वियोलाई हैं उनके अंदर कम्प्लीटली वो ब्लॉक्ड हो जाएं विद ड्यू टू फ्लूइड। लेट्स सपोज ये एल्वियोलाई हैं किसी बंदे का, और इसके एल्वियोलाई के अंदर क्या फिल है, फ्लूइड फिल है, पस फिल है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से। तो इससे होगा क्या कि जो एयर आएगी वो डिफ्यूज़
नहीं होगी और ऑटोमेटिकली उसके सांस लेने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म होती जाती है और फिर उस पर्सन की डेथ हो जाती है। अब निमोनिया उस वक्त ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है जब दोनों लंग्स इन्फेक्ट हो जाएं। जब दोनों लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाए तो वो फिर यकीनी उस पर्सन की डेथ होती है। अक्सर छोटे बच्चों की जो डेथ होती है वो निमोनिया की वजह से ही होती है और उसमें यही होता है कि वो उनके जो एल्वियोलाई हैं वो फ्लूइड से फिल हो जाती हैं। अगर इसमें देखें हम डिफ़ाइन करें, निमोनिया इज़ एक्चुअली फिलिंग ऑफ इन्फेक्शन है, एक्चुअली इन्फेक्शन ऑफ लंग्स इन विच alveoli filled with fluid and pus। जो एल्वियोलाई हैं वो फ्लूइड और पस के साथ फिल हो जाते हैं और फिर जो गैसियस एक्सचेंज है वो बहुत कम हो जाता है। अब इसके जो कॉजेज़ अगर हम देखें, इसमें मुख्तलिफ़ तरह के कॉजेज़ देखे गए हैं। बैक्टीरिया भी हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके अलावा वायरस हैं जिसमें इन्फ्लुएंज़ा वायरस, और ये जो कोविड-19 है जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं ये भी इन्फ्लुएंज़ा वायरस ही है। इसके अलावा अगर हम इसमें मज़ीद देखें तो फंगस भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है निमोनिया का। तो इसलिए ये तीनों ही जो माइक्रोब्स हैं दैट कैन कॉज निमोनिया। सो निमोनिया का जो मेन ट्रीटमेंट है वो कुछ के लिए मौजूद है, जैसे बैक्टीरिया के लिए भी है, वायरसेस भी कुछ वायरसेस के लिए भी है और फंगस के लिए भी है। जो मेन ट्रीटमेंट है दैट इज़ वैक्सीन्स आर अवेलेबल, वैक्सीन्स हैं एंड एंटीबायोटिक्स हैं। सिम्टम्स मैंने बताए थे लेकिन मैंने लिखे नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, इसके सिम्टम्स जो नॉर्मली वही है जो बाकी तमाम रेस्पिरेटरी सिस्टम में के डिसऑर्डर्स में होते हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सेकेंडली कफ विद स्पूटम, एक रेशा बहुत ज़्यादा आता है जिसके अंदर ब्लड होता है। इसके अलावा फीवर, हाई फीवर होगा। इसके अलावा चेंज इन कलर ऑफ स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, खासकर पर्पल कलर हो जाएगा, क्योंकि जब गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं होगा, ऑक्सीजन कम होगी ब्लड के अंदर, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ज़्यादा होगा और ऑटोमेटिकली कलर जो है वो स्किन का पर्पल होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज एस्थमा। एस्थमा जिसे हम दमा भी कहते हैं, दमे का मर्ज़ है और ये जो है ये एक्चुअली एलर्जी होती है ख़ासकर लंग्स की। इसको अगर हम डिफ़ाइन करें, एस्थमा इज़ द एलर्जी ऑफ लंग्स इन विच inflammation and constriction of bronchus occurs। क्या होता है इसमें, एक तो इन्फ्लेमेशन होती है, सेकेंडली कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। किसकी? ब्रोंकस की, ब्रोंकाई की जो है वो एक तो वो सूज जाती है ड्यू टू एलर्जी, सेकेंडली उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सुकड़ जाती है। जब सुकड़ जाती है तो फिर डेफिनेटली एयर पैसेज वे जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो इसको अगर हम देखें जो इसके मेन कॉजेज़ हैं वो देखा गया है वो एक्चुअली केमिकल्स हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ देखें तो इसमें एलर्जेंट्स हो सकते हैं, ख़ासकर इसमें ये केमिकल्स हैं जैसे परफ्यूम हो गया, इसके अलावा पोलन ग्रेन्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसके अलावा धुआं हो सकता है। ये इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स डेफिनेटली जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, इसके अलावा कफिंग है, वीजिंग है एंड इसके अंदर चेस्ट टाइटनेस है, बहुत ज़्यादा चेस्ट में तकलीफ़ होती है और दम घुटता है। सो इसका जो ट्रीटमेंट है अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो कि कंस्ट्रिक्टेड जो ब्रोंकस है उसको डायलेट किया जाए, तो उसके लिए इन्हेलर्स के तौर पे उनको केमिकल्स को इन्हेल किया जाता है। सो इसके लिए केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर्स। अगर हम कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस की बात करें तो कंस्ट्रिक्टेड का मतलब यही है कि देखें ये सुकड़ जाएगी, ऐसे जब सुकड़ेगी तो इसका जो ल्यूमन रह गया, अब ये देखें ये सुकड़ के कोलैप्स कर गई है और सिर्फ इतना सा एरिया है जहाँ से एयर ने पास आउट होना है और इनटू द लंग्स जाना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रिक्शन की वजह से उसका जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो यही है कि केमिकल्स एज इन्हेलर्स लिए जाते हैं ताकि जो पर्सन है वो थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज़ लंग कैंसर। कैंसर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को हम कैंसर कहते हैं कि जब सेल्स कंट्रोल से बाहर हो जाएं, डिवाइड करना
तो उनको हम कैंसर का नाम देते हैं और ट्यूमर्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं। तो लंग कैंसर इज़ दी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लंग सेल्स। सो लंग्स के अंदर नॉर्मली अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाती है और इसके जो कॉजेज़ देखे गए हैं दैट आर डिफरेंट। इसके अंदर जो मेजर कॉज देखा गया है वो है स्मोकिंग। जो सिगरेट स्मोकिंग है, सिगरेट के अंदर ऑलमोस्ट 50 कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। टोबैको कंटेन, नोट कर लें MCQs के लिए भी, टोबैको कंटेन 50 कार्सिनोजेंस, 50 ऐसे केमिकल्स उसके अंदर मौजूद हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। सो जो नंबर 1 कॉज है दैट इज़ स्मोकिंग। सेकेंडली वायरसेस, थर्ड रेडिएशंस भी हो सकती हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया भी जो है वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूटाजेंस भी कॉज कर सकते हैं। कोई भी और केमिकल्स जो कि हम फूड के अंदर आ सकते हैं, खाते हैं, जो खाना वगैरह या कोई चीज़ फूड खाते हैं उसके अंदर कोई म्यूटाजेंस हो सकते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो डेफिनेटली 2 तरह का ट्रीटमेंट है। इसमें रेडिएशंस के थ्रू और सेकेंडली सर्जरी है कि जिस खासकर जो लोब है, अगर एक लोब के अंदर है कैंसर तो उस लोब को रिमूव कर दिया जाता है लंग्स के और ऑटोमेटिकली वो क्योर हो जाता है। अदर बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, अगर हम सिर्फ ये तो एक इफ़ेक्ट देखा है हमने जिसमें वो कैंसर कॉज करता है, तो अगर हम दूसरे कॉज देखें स्मोकिंग के तो वो बहुत ज़्यादा हैं। स्मोकिंग इफ़ेक्ट्स, सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो तो हमने देख लिया, कैंसर है। सेकंड जो मेन जो है वो कैंसर ऑफ लंग्स है। अगर हम सेकंड मेजर कॉजेज़ देखें तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लंग कैंसर कॉज करता है। इवन जो स्मोकिंग के जो कार्सिनोजेंस हैं दैट कैन कॉज मल्टीपल कैंसर, लाइक कैंसर ऑफ लिवर, किडनीज, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, इन तमाम ऑर्गन्स के भी कैंसर कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इसमें बड़ी हैरत अंगेज़ जो बातें लिखी हुई हैं आपकी बुक के अंदर, तो अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो माइट भी आप कहेंगे कि मैं कभी भी किसी पैसिव स्मोकर के तौर पे भी किसी के पास ना जाऊं। अगर हम वो देखें तो उसमें जैसे इट आल्सो रिड्यूस दी एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विथ ऑक्सीजन, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। तो जो स्मोकिंग का जो स्मोक है वो क्या कॉज करता है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा बाइंड होना शुरू हो जाता है और उसकी जो एबिलिटी है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद अगर हम चौथा कॉज देखें जो मेन फैक्ट्स नज़र आते हैं हमें, दैट इज़ अबाउट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस 9th क्लास में आपने पढ़ा है, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो स्मोकिंग की वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो भी हार्ड हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम अदर इफेक्ट्स देखें तो वो है इट आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, जिसकी वजह से जब प्लेटलेट्स का नंबर एक हद से ज़्यादा होगा तो ब्लड कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। जब थिक होता है तो उसकी वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा होता है कि जो हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो उनके अंदर एक और बहुत बड़ा इफेक्ट देखा गया है, स्टेनिंग ऑफ टीथ। जो पिलियार्ट होती है, टीथ पीले होना शुरू हो जाते हैं, दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो ना सिर्फ दांत पीले होते हैं, इसके साथ साथ जो लॉस ऑफ टूथ, इसके साथ साथ जो टूथ लॉस है ये बहुत ज़्यादा है स्मोकर्स के अंदर। सो ये बेटा मैंने कुछ एनालिस्ट किए हैं स्मोकिंग इफ़ेक्ट्स, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये 3 से 4 नंबर का सवाल आराम से बन के आ सकता है। तो इसको आपने इसी तरह एनालिस्ट कर देना है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आपने फुल डिटेल में लिखना है। इंशाल्लाह अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर से होगा और हम नेक्स्ट जो है वो होम्योस्टैसिस को स्टार्ट करेंगे।